सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हमारा टॉपिक ईथर्स, एलिफेटिक ईथर्स एंड एराइल ईथर्स आफ्टर कंप्लीटिंग द टॉपिक फिनोल्स। तो फिनोल में एक पॉइंट लास्ट वीडियो में मेरा मिस रह गया था पॉइंट। वैसे तो आई थिंक सभी को ये चीज़ पता होगी कि एजोडाई टेस्ट में पीएच और टेम्परेचर लिखना काफ़ी ज़रूरी है, नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। देन एलिफेटिक ईथर्स बिल्कुल छोटा सा पार्ट है, बट इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स। ठीक है, ये आपके वैसे प्लस 1 के ही बेसिक्स हैं कि अगर कोई ROR ग्रुप लिखा हुआ है तो उसे हम सिंपल ईथर बोलेंगे, बट अगर ROR डैश लिखा हुआ है उसे हम बोलेंगे मिक्स्ड ईथर व्हेन बोथ द एल्काइल ग्रुप्स आर डिफरेंट। ईथर्स आर रिटन एज एल्कोक्सी एल्केन। जो छोटा ग्रुप है उसे हम बोलते हैं ऑक्सी ग्रुप, एल्कोक्सी एल्केन। ठीक है, कहने का मतलब जब आप इसका फॉर्मूला लिखोगे, अब दोनों में से R और R डैश में से जो छोटा एल्काइल ग्रुप होगा उसके साथ हम ऑक्सी ग्रुप लिखेंगे। ठीक है, द वर्ड ऑक्सी ग्रुप इज एडेड विद अ स्मॉलर एल्काइल ग्रुप इन द case of mixed ethers. So you can just see the examples. Different examples are given here. अगर यहाँ पर लिखा हो CH3OC2H5 तो इसे क्या बोलेंगे, मिथॉक्सीथेन। CH3 एक छोटा ग्रुप है तो इसके साथ मिथॉक्सी आएगा, और इथेन तो आपको पता है बड़ा एल्काइल ग्रुप है तो इथेन आ जाएगा। तो डिफरेंट एग्जांपल्स आपने नोट करना है। इसमें से ये डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो बेंजीन के ऊपर OCH3, वैसे उसका नाम है मिथॉक्सी बेंजीन, बट इसका जो मेन कॉमन नेम है जो रिएक्शन में आपको यूज होगा दैट इज कॉल्ड एज एनीसोल। क्या कहते हैं? एनीसोल्स। आइसोमेरिज्म इन ईथर्स, ईथर्स एग्जिबिट फंक्शनल आइसोमेरिज्म, पोजिशन आइसोमेरिज्म इन मेटामेरिज्म। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि एग्जिबिट क्या करता है, कौन से आइसोमेरिज्म को ये एग्जिबिट करता है, फंक्शन भी करता है, पोजिशन भी करता है और मेटामेरिज्म भी करता है। स्ट्रक्चर ऑफ इथराइल ग्रुप, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, बट होप कि इसकी आप थ्योरी एक बार पढ़ लो ध्यान से। ऑक्सीजन इज sp3 हाइब्रिडाइज वगैरह ये पता होना चाहिए, थ्योरी वगैरह कुछ भी आ सकती है, फिलिंग दी ब्लैंक्स में क्वेश्चन वगैरह आ सकते हैं। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो। ठीक है, R R-O, 2 लोन पेयर हैं, इसमें एंगल कितने 110 डिग्री का। ठीक है, 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो मेन आपका यहाँ से आप पार्ट शुरू होता है विलियमसन सिंथेसिस, जिसकी पता नहीं कितनी बड़ी रिएक्शन बोर्ड एग्जाम में आ चुकी है। सो इट इज़ एन इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल and unsymmetrical ethers. Secondary and tertiary ethers may also be prepared by this method. An alkyl halide is treated with sodium alkoxide or sodium phenoxide to obtain ether. तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर R-X, जो R है आपका वो कौन सा एल्काइल ग्रुप है, X आपको पता है हेलोजन ग्रुप है, साथ में लगा होता है, और इसमें हमने यूज़ करना है सोडियम इथोक्साइड, मतलब कि एल्कोक्साइड जो ग्रुप है वो हमने मेनली इसमें यूज़ करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है SN2 रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन से हम यूज़ करते हैं। तो आपका यहाँ पर ईथर फॉर्मेशन होगी और NABR ग्रुप भी बाहर निकलेगा। लिमिटेशंस कोई बच्चे पढ़ के जाते नहीं हैं, बट इसमें से भी क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। विलियमसन सिंथेसिस इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन एल्काइल हैलाइड यूज्ड एज टर्शरी। टर्शरी जो ग्रुप है वो हमने यूज़ नहीं करना है। क्यों? उसका रीज़न क्या है? एज द टर्शरी हैलाइड्स आर हाईली ससेप्टेबल to dehydrohalogenation in the presence of sodium alkoxide which are strong bases. तो ये हाईली ससेप्टेबल है टू dehydrohalogenation, जिसमें हम पानी बाहर निकालते हैं, और हेलोजन जो ग्रुप है वो हम बाहर निकालते हैं, तभी नाम किया dehydrohalogenation in the presence of sodium alkoxide which are strong bases. उसके बाद hence to prepare a mixed ether having tertiary alkyl group, the alkyl group is introduced as sodium tertiary butoxide. तो अगर टर्शरी ग्रुप आपने जो बनाना है, टर्शरी एल्काइल ग्रुप आपने यूज़ करना है, तो उसमें हम क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, और साथ में नॉट अ टर्शरी हैलाइड हम नहीं, ठीक है ना, टर्शरी हैलाइड हम यूज़ नहीं करते हैं, उसकी जगह टर्शरी ब्यूटॉक्साइड हम यूज़ करते हैं। ये पॉइंट नोट करने वाला है। तो इस सेक्शन में देख पा रहे हो C2H5I प्लस NaOC CH3 CH3, तो आपका 3 ग्रुप लगे हुए, ठीक है, और साथ में सोडियम लगा हो, तो इसका नाम क्या होगा, सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। देन व्हेन द एल्काइल हैलाइड इज प्रिपेयर्ड द रिएक्शन प्रोसीड बाय अ मैकेनिज्म लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ईथर। ठीक है, तो जब भी आपकी ये एल्काइल हैलाइड हम ग्रुप लेते हैं इस प्राइमरी, तो रिएक्शन प्रोसीड करती है मैग्नीशियम के साथ, जिससे आपका ईथर फॉर्मेशन होती है। देन फर्दर द नेक्स्ट टॉपिक, इसके बाद इम्पॉर्टेंट इतना नहीं है बट करना तो पड़ेगा ही, कुछ नहीं पता है पेपर में क्या चीज़ें पूछी जा सके।
बाय एसिड कैटलाइज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन आपको पता है पानी बाहर निकालना है, जिसमें पानी बाहर निकालना होता है, मैंने कई वीडियोज़ में से बताया, तो वहाँ पर आप कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज़ करते हो। तो आप देख पा रहे हो ROH प्लस OHR इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, टेम्परेचर 413 केल्विन, ROR ग्रुप और वाटर निकल गया बाहर। इन दिस रिएक्शन टेम्परेचर शुड बी केयरफुली कंट्रोल्ड, otherwise at a given temperature alkene is obtained as a major product. Although H2SO4 acts as a catalyst, so it has to be added rapidly as the water formed during the reaction dilutes H2SO4. फिर आती है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टीज ऑफ द ईथर्स। फर्स्ट वन इज योर डाईमिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर्स आर द colorless gases, while the other lower homologous are colorless liquids. Ethers have characteristic smell. Boiling points of ether are much lower than the isomeric alcohols due to the absence of intermolecular hydrogen bonding. ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बॉइलिंग पॉइंट ईथर का काफ़ी कम होता है एज कम्पेयर टू दैन आइसोमेरिक अल्कोहल्स, क्योंकि उनका उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंस नहीं होती, उसमें एब्सेंस होती है। अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें, ईथर्स आर स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर एंड बट dissolved readily in organic solvents such as benzene. Lower members of ethers are soluble in water as they are capable of forming intermolecular hydrogen bond with water molecules. Further, reactions of ether can be classified in the three categories: reaction due to alkyl group, reaction due to lone pair of presence in the oxygen atom. That is, in the reactions, ether behave as a Lewis base. उसके बाद third one is reaction involving the cleavage of कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपने पढ़नी है। सबसे इंपॉर्टेंट ये आप देख पा रहे हो क्लोरीनेशन, ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स पढ़ के नहीं जाते हैं, पर ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि क्लोरीन को अगर हम ईथर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्मेशन होगी। अब एक तो है डार्क की प्रेजेंस, डार्क मतलब लेना हमने, एक लेना हमने सनलाइट की प्रेजेंस में। तो जहाँ पर ये वर्ड ऐसे लिखा हो ना, इसे बोलते हैं एच म्यू, इसका मतलब होता है सनलाइट। तो ये आपकी लाइट की प्रेजेंस में प्रोसेस हो रहा है, तो ये भी आपको पता नहीं चाहिए। कंबशन रिएक्शन इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये पहले भी हमने रिएक्शन की हुई है 10th क्लास में भी, कि ईथर में अगर ऑक्सीजन यूज़ करेंगे, मतलब कंबशन रिएक्शन कर रहे हैं, उसको इग्नाइट करेंगे, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड, आपका वाटर, आपकी हीटिंग जो है वो आपके प्रोडक्ट्स आएंगे। देन आफ्टर दैट क्लोरीनेशन इंपॉर्टेंट था इसमें पार्ट। रिएक्शन ड्यू टू द लोन प्रेजेंस ऑन द ऑक्सीजन एटम, ईथर्स आर लेस रिएक्टिव in nature because the functional group, that is O, present in them is relatively inert as compared to the OH group of alcohols or phenols. Under the ordinary conditions, they are not easily attacked by the dilute acids, alkalis, active metals, or most of the reducing or oxidizing agents. So this inertness of reactivity is due to the presence of bulky alkyl groups which cause the steric hindrance. ठीक है ना। तो आपको ये टर्म मिली थी चैप्टर नंबर 1 में, ऑर्गेनिक का जो चैप्टर था हेलोकिन सीरीज में। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, कि अगर किसी कार्बन ग्रुप के आसपास ज़्यादा आपके बल्कि ग्रुप लगे हों या ज़्यादा ग्रुप लगे हों, तो उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि मतलब हिंड्रेंस का मतलब रुकावट। अब कार्बन के आसपास ग्रुप ज़्यादा लगे हुए हैं तो ठीक है, तो वहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज़्यादा होगी, मतलब 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा होती है, सेकेंडरी में कम होती है, प्राइमरी में सबसे कम होती है। So due to the presence of lone pairs on the oxygen, ethers behave as a Lewis base. फिर फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड भी इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, ठीक है। ये सिंपली आपको लर्न करनी पड़ेगी। ethers are allowed to stand in contact with air. They slowly react with atmospheric oxygen to form peroxide and hydroperoxide, and reaction is as follows in the presence of UV light. उसके बाद ये चीज़ आपको पता है कि जो पेरोक्साइड होते हैं ना सॉरी ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, एक्सप्लोजिव होते हैं। एंड द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड इन द ओल्ड सैंपल ऑफ ईथर्स कैन बी डिटेक्टेड बाय शेकिंग देम विद फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट। इवन कि जो रेड कलर आता है ना, ब्लड रेड कलर आता है, जो कई बार हम देखते हैं मूवीज़ में हम यूज़ करते हैं कलर, बिल्कुल जैसे ऐसा लगता है कि ब्लड कलर ही है पूरा, वो यही केमिकल्स हम यूज़ करते हैं वहाँ पर मूवीज़ में। आपने देखा होगा मूवीज़ में कई बार। तो पेरोक्साइड में अगर हम यूज़ करते हैं हमारा फेरस आइंस या फेरिक जो भी है, फेरस सल्फेट यूज़ करते हैं, उसमें रिएक्ट करते हैं, तो जो आपका कंपाउंड तैयार होगा उसका कलर निकल के आता है ब्लड रेड कलरेशन, ठीक है। वैसे एक्सप्लोजिव है काफ़ी, इसको लो कंसेंट्रेशन पे हमेशा ये देखा जाए तब भी एक्सप्लोजिव है, तो बिल्कुल ध्यान से लैब में इसको यूज़ करना होता है। आप देख पा रहे हैं प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड इन द ओल्ड सैंपल्स ऑफ ईथर्स
कैन बी डिटेक्टेड बाय शेकिंग देम विद फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट, तो कलर आपका ये मिलेगा. देन since the peroxide are highly explosive, old samples of ethers must be purified before use. So this is done by shaking ether with a solution of ferrous salts, which reduces the peroxide, or we can say by distillation with concentrated sulfuric acid. And to avoid the formation of peroxide, ether is stored in the dark colored bottles. So एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है why the ether is stored in the dark colored bottles, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोजिव माने जाते हैं एंड बिल्कुल ही ध्यान से इसको यूज़ करना होता है. To avoid the formation of peroxide, ether is stored in the dark color bottles, which is filled up to the brim or by adding a small amount of copper oxide to ethers. Then ऑक्साइड्स की, ऑक्सोनियम सॉल्ट्स की रिएक्शन, ये भी एक बार आप देख लेना. वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मुझे नहीं लगता ये इंपॉर्टेंट है, बट तब भी क्योंकि जो चीज़ कई बार पेपर में नहीं आती वो आ जाती है एग्जाम में, जो एक बार भी नहीं आई होती. तो इसका क्वेश्चन मैंने नहीं देखा ऑक्सोनियम का. ईथर में H2SO4 डाला, उसको कोल्ड किया, फिर आपका प्रोडक्ट बन गया. देन फर्दर रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, विच इज़ योर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. आपको पता होगा न्यूक्लियोफिल में क्या होता है, जो आप नेगेटिव हो बट अट्रैक्ट किसके पास हो जाके, पॉजिटिव के पास. तो जितनी भी रिएक्शन है हेलोजन एसिड्स के साथ, हेलोजन एसिड्स जो हैं उसमें से HI, HBr ये स्ट्रॉन्ग हैं टू इनफ टू ब्रेक द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, एंड द प्रोडक्ट फॉर्म डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस ऑफ द रिएक्शंस. उसके बाद रिएक्शन विद HI करते हैं तो रिएक्शन आपका ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है. इफ़ एक्सेस ऑफ एसिड इज यूज देन दे एल्काइल आयोडाइड इज फॉर्म्ड. यहाँ पर दे लिखा हुआ, यहाँ पर है ना द एल्काइल आयोडाइड इज फॉर्म्ड. तो अब रिएक्शन एक बार चेकआउट कर लेना. सबसे रिएक्टिविटी होती है HI की, उसके बाद HBr उसकी कम होती है, HCl की सबसे कम होती है. सो देख पा रहे हैं रिएक्शंस इन द केस ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर्स, द alcohols and the alkyl halides form depend upon the nature of alkyl groups. So if the primary and the secondary alkyl groups are present, the site of cleavage is such that the halide is formed when the alkyl group which is smaller in the size following the ascending mechanism, for example. तो ये रिएक्शंस हैं, मैकेनिज्म्स हैं जो एक बार आपने देख लेने हैं. ठीक है, आप चेक कर सकते हो यहाँ पर. However, when one of the alkyl groups is tertiary, the alkyl halides is formed from the tertiary alkyl group by following the SN1 mechanism. Then लास्ट में आती है रिएक्शन विद PCl5. यहाँ पर आपका एलिफेटिक ईथर्स खत्म होता है. एराइल ईथर्स भी ऑलमोस्ट सेम ही है इसके जगह ही, जहाँ पर आपका एराइल वर्ड यूज़ होगा तो वहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एल्काइल की जगह बेंजीन रिंग यूज़ कर रहे हैं. तो बेंजीन रिंग में जब हम फिनॉक्साइड से क्या बनाते हैं, एनिसोल बनाते हैं. लिमिटेशन क्या आती है, एनिसोल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग विद ब्रोमोबेंजीन. ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि एनिसोल को हम ब्रोमोबेंजीन के साथ ट्रीट करके क्यों नहीं बना सकते हैं विद सोडियम मेथॉक्साइड, क्योंकि जो ब्रोमोबेंजीन है इज़ लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देन एल्काइल हैलाइड्स. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी सारी इंपॉर्टेंट हैं. एराइल ईथर्स आर लिक्विड रूम टेम्परेचर and having a characteristic odor. Allyl ethers are almost insoluble in water due to the high molecular mass and presence of hydrophobic aromatic ring. अब यहाँ पर लिखा हुआ है हाइड्रोफोबिक, जो पानी से दूरी चीज़ रहती है, पानी से चीज़ डरती है. तो ये आपका प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोफोबिक के कारण ही एराइल ईथर जो है ऑलमोस्ट आपके इनसोल्यूबल होते हैं पानी में. However, they are fairly soluble in organic solvents such as alcohol, benzene, chloroform, etc. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यस, ये आप देख पा रहे हो, एक मिनट, वही ठीक था वैसे ही, यस, अब ठीक है. केमिकल प्रॉपर्टीज, एराइल ईथर्स गिव द जनरल रिएक्शंस ऑफ एल्काइल ईथर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बेंजीन रिंग. एराइल ईथर्स और ऑल्सो गिव द प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन रिंग. इसमें आप ये देख पा रहे हो, जो जितनी भी आपको रिएक्शन देखने को मिल रही हैं, चाहे आपका ये रेजोनेटिंग ग्रुप हो, ऑर्थो पैराडाक्टिन जो ग्रुप होता है, ठीक है, जिसके साथ हम करते हैं रिएक्शंस वगैरह, ऑल दिस रिएक्शंस ऑफ एनिसोल, मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में, एनिसोल की रिएक्शंस ये सारी आगे जाकर आपको लास्ट में देखेंगे. फर्स्ट विद हेलोजिनेशन, देन नाइट्रेशन, देन फ्रीडर-क्लाफ एल्काइलेशन, देन फ्रीडर-क्लाफ एसाइलेशन. हेलोजन में क्या होता है, मतलब ऑब्वियसली है कि एक हेलोजन ग्रुप लगेगा, वो कौन सा आपका ब्रोमीन है, तो इसको कई बार ब्रोमिनेशन बोलते हैं स्टेप को. नाइट्रेशन में आपका HNO3 यूज़ करते हैं, बट लगता कौन सा, NO2 ग्रुप लगता है, अटैच होता है ऑर्थो और पैराविशन के ऊपर, तभी इसे क्या बोलते हैं, ऑर्थो एंड पैराडाक्टिन ग्रुप, ना कि मेटा. देन फर्दर
एनहाइड्रस AlCl3, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, इसमें आपका ग्रुप अटैच होता है COCH3 COCH3। 2-methoxy एसिटोफिनोन माइनर प्रोडक्ट, 4-methoxy एसिटोफिनोन मेजर प्रोडक्ट। तो पैराविशन वाला जो मेजर है यहाँ पर और जो ऑर्थो वाला वो माइनर है। एंड लास्ट में यूजेस आती हैं, यूज सॉल्वेंट फॉर द फैट्स ऑयल्स एंड रिजाइंस, एंड एनेस्थेटिक एंड रेफ्रिजरेंट, एंड लास्ट वन इज सब्स्टिट्यूएंट फॉर पेट्रोल। तो बेटा ये था आपका जो चैप्टर है ईथर्स, ऑल दिस रिएक्शंस एनिसोलरी रिएक्शन। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि एक तो ये क्लोरीनेशन वाली रिएक्शन जो थी पीछे वो इंपॉर्टेंट है, और विलियमसन सिंथेसिस की रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। बिल्कुल छोटा चैप्टर है और जल्दी आपका ये छोटे जो चैप्टर है वो तैयार हो सकता है आराम से। बस रिएक्शंस को प्रैक्टिस जरूर कर लेना एक बारी, लिमिटेशन भी पढ़ लेना प्रॉपरली, हर एक चीज़ ये आपको प्रॉपरली पढ़ना पड़ेगा टू गेट फुल मार्क्स। सो ये था हमारा अल्कोहल्स फिनोल्स एंड ईथर, जो लास्ट चैप्टर था वो हुआ कंप्लीट। कल हम स्टार्ट करेंगे एल्डिहाइड्स एंड केटोन्स का बिल्कुल स्टार्टिंग पोर्शन। सो बेटा कीप ऑन स्टडिंग हार्ड, मिलते हैं कल की वीडियो में।